हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर माउंटेन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये एनसीईआरटी बुक इकोनॉमिक्स है, इसका चैप्टर फर्स्ट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इसमें कहना क्या चाहता है चैप्टर में। ये जो पालमपुर है इज़ अ वेल कनेक्टेड विद अ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। ये रायगंज में पड़ता है, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारा गोरखपुर पड़ता है, उसी ठीक तरीके से पालमपुर के अंदर रायगंज के अंदर पालमपुर पड़ता है। इट इज़ अ बिग विलेज, इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। मतलब रायगंज से 3 किलोमीटर अंदर पालमपुर है। एज ऑल रोड कनेक्टेड द विलेज एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड रायगंज एंड फर्दर Towns of Shahpur. Many kinds of transports are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, bogies, wooden carts drawn by a buffalo-loaded and zagrees goods, and other communities to motorcycles like motorcycles, jeeps, tractor, vehicles and trucks. इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहा है कि जो पालमपुर गांव है वो बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। मतलब ये जो गांव है वो काफ़ी एजुकेटेड है। यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ की जो ट्रांसपोर्टिंग वाली चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा कि विलेजेस में तांगास चलते हैं, बुलॉक्स चलती हैं, बुफेलो चलते हैं, जिस पे हम सामान को लोड करते हैं और वो लेके जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि ये जो विलेज है वो अबाउट 450 फैमिलीज़ इस पूरे विलेज में रहती हैं। ठीक है, बिलोंगिंग टू सर्वल डिफरेंट कास्टेड्स, बिकॉज मतलब इसमें अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। जैसे कुछ अपर कास्ट के लोग होते हैं, कुछ लोअर कास्ट के लोग होते हैं। तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मैक्सिमम 80 अपर कास्ट के फैमिलीज़ हैं। ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज देयर हाउसेज, सम ऑफ देम आर क्विट लार्ज एंड मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, प्लास्टरिंग। मतलब उनके जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उनका जो हाउस है वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं वेल टेंडेंट है, या मतलब बहुत ही ज़्यादा क्विट लार्ज उनका घर बना हुआ है। जैसे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका घर काफ़ी बड़ा है एट द कंपेयरिजन टू द लोअर कास्ट। इसके बाद जो SC/ST हैं, दलित्स, विथ कंपेरिजन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव in one correct of the village and in the much smaller houses, some of which are of mud and straw. मतलब जो इसमें तो पहले बताया गया था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने अपना घर बहुत ही ज़्यादा क्विट लार्ज बनवाया था, बट जो SC/ST मीन्स जो दलित हैं, अनटचेबल, उन्होंने उनका जो एरिया है, मतलब अपर कास्ट वालों का एरिया ज़्यादा है, बट जो लोअर कास्ट वाले हैं उनका एरिया थोड़ा कम है। उनका 1/3 एरिया है पूरे विलेज से, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कंपेरिजन टू द अपर कास्ट। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मड एंड स्ट्रॉ डाल के रहते हैं, मतलब झोपड़पट्टी या कुटिया कह सकते हैं आप, उस टाइप का। वो लोग जिसके पास ज़्यादा मनी नहीं रहेगा, जो ज़्यादा मनी अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो उस मड एंड स्ट्रॉ वाले हाउस में रहता है। आगे हमारा क्या है, electric connection, electricity, power of the tube wells in the field is used. Various types of small business. Palampur has 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health care center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पावरफुल है। ट्यूबवेल्स है यहाँ पे फील्ड्स में, मीन्स खेतों में जो ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं पानी देने के लिए, उसे सींचने के लिए, वहाँ पे लोग ना लगा करके ट्यूबवेल्स लगाए गए। कहीं कहीं विलेजेस पे आप देखे होंगे कि लोग खुद ही पानी डालते हैं, बट ये जो पालमपुर विलेज है वो काफ़ी वेल टेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे ट्यूबवेल्स हैं फील्ड में, इज़ यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। जो ट्यूबवेल्स हैं मतलब जो कुआं उन्होंने वहाँ पे गाड़ के रखा है जिसमें पानी वो लोग भरते हैं ट्यूबवेल्स में, वो छोटे छोटे बिजनेस में भी काम आता है। उसके बाद वहाँ पे एक पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। मतलब प्राइमरी स्कूल जो जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और जो हाई स्कूल जहाँ पे अपर जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी खोला गया है जहाँ पे जो सिक बीमार व्यक्ति वहाँ पे ट्रीट होते हैं।
जैसे किसी की अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो वो डिस्पेंसरी पे जाके अपना दवा ले सकता है, या किसी को चोट लग गई तो जो डिस्पेंसरी पे वहाँ लोग रहते हैं वो उसका इलाज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो एक हिसाब से ये जो विलेज है वो काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छी है, इरिगेशन अच्छा है, हेल्थ केयर अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेल टेंडेंट विलेज। तो हमारा जो आगे का है उसको देखते हैं। द डिस्क्रिप्शंस अबव शो दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इनका जो मतलब देखा जाए तो इनके पास ट्रांसपोर्ट है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन या स्कूल, हेल्थ सेंटर सब है इनके पास। देखा जाए तो ये एक वेल डेवलप्ड सिस्टम विलेज है। तो वही उस आगे के पैराग्राफ में बताया जो मैंने आपको पहले बता दिया। द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द different types of production activities in the village across India. Farming is the main production activity. The other production forms include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about productions. Means इसमें आप ये कह रहा है, जो पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि जो पालमपुर विलेज का इस पर स्टोरी बनाई गई है ये एक इमेजिनरी है। आप इसको इमेजिन करके मतलब इस पूरे कहानी को इमेजिन करके ये बताना चाह रहे हैं लोग कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है इस विलेज में। तो हम आगे का जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस, एंड वी वांट देयर फोर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। मतलब जो हमारा जो पहला रिसोर्स है वो लैंड है, क्योंकि विदाउट लैंड हम फार्मिंग नहीं कर सकते। और हमारा जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है लेबर एंड पीपल हु विल डू द वर्क। मतलब विदाउट लेबर आप कोई भी अगर फैक्ट्री डालते हो विदाउट लेबर तो आप नहीं कर सकते ना। कि अगर मान लो अगर एक मशीन है तो आप कहाँ देखोगे? आप एक जगह पे देख रहे हो, फिर दूसरी जगह पे देख रहे हो, तो आपको पूरे सिस्टम को करने के लिए एक लेबर लगाना पड़ेगा। तो अगर आप लैंड ले रहे हो तो आपको जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो लेबर है। विदाउट लेबर यू कैन नॉट डू द ऑल वर्क। तो इसमें यही बता रहा है कि who will do the work. Some production activities require highly educated worker to perform the necessary task. मतलब इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पे हमें एजुकेटेड पर्सन की ज़रूरत होती है, जो वेल एजुकेटेड हो और थोड़ा सा उसे नेसेसरी टास्क वो पूरा कर सके, अपनी ही नेसेसरी टास्क जो उसे वर्क दिया जा रहा हो। Other activity requires workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. Means जो हर लेबर जो होता है वो एजुकेटेड नहीं होता है। कुछ मैनुअल होते हैं जो वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी का फैक्ट्री में काम है कि आपको ये मशीन इस मशीन से ये सामान ले आके उस मतलब रास्ते तक ले जाना है, सेल करना है, तो इस लेबर का काम हो गया कि इसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने बोल दिया उसने कर दिया। तो कुछ होते हैं कि जो एजुकेटेड होते हैं उनके बिना काम नहीं चलता है, और कुछ होते हैं अगर एजुकेटेड ना भी रहें तो उनसे काम चल जाता है। अच्छा, हमारा थर्ड है वो है द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ अ फिजिकल कैपिटल। द वैरायटी ऑफ पुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम्स अंडर फिजिकल कैपिटल्स? जैसे
मैंने आपको बताया ना कि पहला हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है वो लैंड होता है, दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा जो होता है वो लेबर होता है, बट जो हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट होता है वो उसमें फ़िज़िकल कैपिटल आते हैं। फ़िज़िकल कैपिटल मतलब जिसमें हमें टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड machines range from very simple tools such as farmer plows to machines such as generate to brains, computers, etc. Tool machines building can be used. It can be used to to production over many years and are called fixed capital. मतलब इसमें जो होता है ना कि कोई भी काम को अगर आप कर रहे हो तो वो फिक्स्ड कैपिटल पे हो जाता है। मीन्स मान लीजिए आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो इट इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल ना, कि हाँ आपको कंप्यूटर पे ही काम दिया गया कि आप इस कंप्यूटर पे ही काम करोगे, आपको इस जगह से छोड़ के इस जगह पे नहीं जाना है। तो मतलब अगर आप इस जगह पे छोड़ के इस जगह पे नहीं जाना तो इट इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल, आपको फिक्स्ड कर दिया गया है कि हाँ ये आपका काम है, ये आपको ही करना है। तो हमारा जो दूसरा है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, उसमें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। आप उसको कैश कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हो। आजकल चलता है ना ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है, तो उसमें रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स द मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल such as yarn used by the weaver and the clay used by the potter। मतलब यार्न देखे होगा आपने, सिलाई बुनाई जो होती है वो रॉ मटेरियल से ही होती है ना, उसमें कोई भी लिक्विड मटेरियल नहीं लगता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर वो तो बना नहीं रहे हैं, लिक्विड वाली कोई चीज़ तो बना नहीं रहे कि हमें लिक्विड की आवश्यकता होगी, हम तो रॉ मटेरियल बना रहे हैं। हम तो यार्न, सिलाई बुनाई इज़ अ रॉ मटेरियल में आ जाता है, उसमें आपको कोई भी लिक्विड प्रोसेस उसका नहीं लगता है, तो वो रॉ मटेरियल हो, तो वो वर्किंग कैपिटल है जिसमें आपका कोई भी फिक्स्ड चीज़ ना हो। जैसे इसमें क्या था कि फिक्स्ड कैपिटल में फिक्स्ड कर दिया गया था कि फिक्स्ड हो, आपको ये काम करना है तो आप फिक्स्ड हो गए, ये फिक्स्ड कैपिटल में हो गया। बट वर्किंग कैपिटल में क्या था, आपको सेल करना है, मनी इन हैंड करना है, रॉ मटेरियल को लेके तब उसको प्रोडक्शन करना है, तो वो वर्किंग कैपिटल में आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा है कि देयर इज़ अ 4 रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस टू बी एबल टू पुट टुगेदर land, labor and physical capital and possession and output either to useful to sell in the market. This days is called human resource, it's called human capital. We shall learn more about human capital in the next chapter। मतलब इसमें ह्यूमन कैपिटल की भी बात की है कि इसमें हाँ ह्यूमन भी काम कर रहे हैं, सिर्फ मशीन्स काम नहीं कर रही हैं। आपने देखा होगा कि कई फैक्ट्रीज़ में लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है आजकल, ऐसे ऐसे मशीन आ रहे हैं कि वो खुद ही काम कर लेते हैं। अगर आटा को गूँथने का काम है तो पहले क्या होता था, आटे को गूँथने का काम में लेबर की आवश्यकता पड़ती थी कि हाँ लेबर इसको गूँथेगा तो फिर इसका ये बनाया जाएगा या जो भी बनाया जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि ऐसी ऐसी मशीन्स आ रही हैं कि ये वो सारे काम खुद ही कर लेता है। अगर 10 की ज़रूरत है तो वहाँ 5 में ही निपटा जाते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे मशीन्स आ रहे हैं कि अगर मान लीजिए वहाँ पे 15 लेबर या 20 लेबरों की ज़रूरत है तो वो जो है ना सिर्फ 15 लेबरों की ज़रूरत है वो एक मशीन कर दे रहा है, तो जो 15 लेबर हैं आखिर उनका रोज़गार तो चला गया। मीन्स उनका जो एफर्ट, वो मनी एफर्ट नहीं कर सकते ना। एक मशीन के वजह से अगर किसी की नौकरी चली जाए तो ये हमारे देश के लिए थोड़ा बहुत वो कह सकते हैं कि नुकसानदायक है। ठीक है कि अगर मशीन आए तो कंट्री वेल डेवलप्ड कहलाएगी, लेकिन उस हिसाब से तो हमें देखना चाहिए कि थोड़ा बहुत हमें किसी भी अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका एक अलग सल्यूशन निकालें, ताकि अगर इस चीज़ को बना रहे हैं तो जो अदर पर्सन उस चीज़ को कर रहा था वो कोई और काम में लग जाए। तो आई होप सब तो एजुकेटेड नहीं हमारे इंडिया में, बट जो भी हैं उनका भी अब रोज़गार छिनाई जा रहा है क्योंकि ऐसी ऐसी मशीन्स आ रही हैं। अब देखिए पिक्चर नंबर 1.2 में इसमें क्या लिखा है, अ फैक्ट्री विद सर्वर लेबर्स एंड मशीन्स। अब इसमें क्या है, हमने आपको कुछ देर पहले आप कहोगे कि मैम आपने तो ये बताया था, अब तो इसमें ये दिखा रहा है कि इसमें मशीन भी काम कर रही है, लेबर भी काम कर रहा है।
जैसे कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं ना बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अगर सिलाई बुनाई का काम है तो उसमें कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं कि उसमें लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मशीन खुद नहीं सारे काम कर लेता है, उसमें भी किसी एक हेल्पर की ज़रूरत होती है जो उसमें वो चीज़ डाले, और वो चीज़ कोई प्रोसेस तो करना पड़ेगा तब तो वो काम करेगा। मान लो ये गिलास है, ठीक है, अब जब तक हम इसको छुएंगे नहीं है तो हिलने वाला नहीं है, अपने आप तो हिलेगा नहीं। ठीक उसी तरह मशीन है, जब तक आप उसमें कोई भी काम करोगे नहीं तो वो अपना आपको सोल्यूशन तो दिखाएगा नहीं, तो उसमें एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ इसमें दिखाया, आप देख सकते हो इस पिक्चर में काफ़ी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ देखो, इन अंकल के पीछे भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें ये क्या हो रहा है, यार्निंग हो रही है, सिलाई बुनाई का काम हो रहा है ना। तो हमने कहा था ना कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ लेबर नहीं लगते हैं, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो फार्मिंग इन पालमपुर पे हम फाइनली आ चुके हैं। अब तक तो हमने बस इतना ही पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन क्या होता है। बट अब हम ये जान जाएंगे कि फार्मिंग इन पालमपुर होता कैसे है। अब तक तो यही जान रहे थे कि ये मतलब लैंड होता है, लेबर होते हैं, तभी फार्मिंग हो पाती है। बट अब ये तो नहीं पता था कि अब फार्मिंग कैसे होती है पालमपुर में, फार्मिंग कैसे होती है वो हम जान जाएंगे। तो हमारा जो पहला है वो है लैंड इज़ फिक्स्ड। लैंड इज़ फिक्स्ड मतलब लैंड जो है वो फिक्स्ड है। कैसे देखते हैं। Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working as are dependent on the farming on their livelihood. इसमें तो साफ साफ यही कह दिया है कि जो फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है पालमपुर में वो 75% है। मतलब 100% की अगर पॉपुलेशन है उसमें से अगर 75% लोग सिर्फ फार्मिंग के पीछे हैं तो मीन्स हाफ एंड द हाफ, मतलब देखा जाए तो आधे से ज़्यादा गांव के लोग जो हैं वो फार्मिंग ही करके अपनी खर्चा पानी या जो भी उनका है लिवलीहुड जिसमें वो जी रहे हैं वो निकल रहा है उनका। वो खुद पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। दे कुड बी फार्मर ऑन द फार्म लेबर्स। मतलब आपने देखो कि आजकल फार्मिंग ऐसे होती है कि सेम लैंड पे जो होता है फार्मिंग हो जाती है। अगर मान लो इतनी सी ज़मीन है, अगर 1 स्क्वायर भर की ज़मीन है, ठीक, 1 स्क्वायर भर की ज़मीन है और उसमें अगर हम ये कह दें कि इसमें हमें आलू भी उगाना है और कुछ ऐसे आइटम्स है जो थोड़े से रॉ मटेरियल हो, तो उसमें हम क्या करेंगे कि सेम जगह पे अगर हमें करना हो तो हम कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें बड़े ज़्यादा फील्ड में ज़्यादा हमको स्पेस चाहिए होता है ताकि उसमें हम फार्मिंग कर सकें। इसमें क्या, बट रिमेंबर देयर इज अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग द फ्रॉम प्रोडक्शन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड पर्टिकुलरली फिक्स सिंस 1960 इन पालमपुर there has been no expansion in the land and area under cultivation. By then some of the water land in the village had been cultivated. फ्रेंड्स, इसमें ये बताया है, आप इस पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। ओके, जूम नहीं हो रहा है। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। थ्रू अ विलेज यू मे फाइंड area called discusses in a local unit at बिघा एंड घुनीठा। मीन्स जो लोकल एरियाज़ होते हैं, लोकल एरिया में क्या होता है, एक बिघे में और घुनीठा में, मतलब उस एक जो लैंड होता है उसको मेज़र किया जाता है। ये शायद आपको डीपली नहीं समझा सकती इसके बारे में, बट इसमें जितना दिया है आप उतना ही समझिए क्योंकि उसके आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो स्टैंडर्ड मेजरिंग लैंड होता है वो जो हेक्टर में उसको नापा जाता है, और गांव में लोकल एरियाज में इसको बिघा और गुनीठा कहा जाता है। 1 हेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर with one side measuring 100 meter. You can compare the area of 1 hectare field with the area of your
स्कूल ग्राउंड में आप जाना और आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। नॉर्मल एक्टिविटी है, इसमें कुछ दिया नहीं है खास। तो देयर इज़ अ देयर इज़ अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। मैंने बताया था ना कि एक ही लैंड पे अगर हम कह दें कि प्रोडक्शन करना है तो आप कैसे करोगे। आगे बात वही जो मैंने आपको समझाया था। इन द काइंड ऑफ crops grown and facilities available, Palampur would remembered a village of the western part of the state, Uttar Pradesh. All land is cultivated in Pal. No land is left idle during the rainy season. Zarif, Kharif, farmers grown ज्वार and बाजरा। मीन्स उत्तर प्रदेश साइड में पालमपुर पड़ रहा है ना, उत्तर प्रदेश के साइड पड़ रहा है, तो वहाँ पे कोई भी अब लैंड लेफ्ट आइडल नहीं बची है, कोई भी लैंड अब नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी आपको हमने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं बताया है, तो अब आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे इसका सेकेंड पार्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर ज़रा सा भी आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन बता पाऊँ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।